नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाला मामले से जुड़ी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मूडा को पत्र लिखा। उन्होंने मूडा साइट्स को सरेंडर करने की पेशकश की। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां गरबा पंडाल में कोई गैर हिंदू प्रवेश न करे, इसे लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गौमूत्र फॉर्मूला दिया है। इंदौर के बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाया जाएगा। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां दंतेवाड़ा न्यायालय में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की कॉपियों को बाबू और चौकीदार ने 5-5 लाख रुपए में सौदा कर बदल दिया। रिजल्ट घोषित हुआ, फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। पुलिस ने बाबू, चौकीदार सहित 5 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर पहली खबर की, यानी कि सिद्धारमैया की क्या मुश्किलें अब बढ़ती हुई और नजर आ रही हैं। घोटाला मामला मूडा का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने राज्य लोकायुक्त के एफआईआर का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दायर की है। लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर में सिद्धारमैया, पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को लेटर लिखा। 14 प्लांट वापस करने की पेशकश की। लेटर में पार्वती ने लिखा कि इन प्लांट को वापस करने के साथ साथ मैं मूडा से संबंधित सभी आरोपों की जांच की भी मांग करती हूं। और इस बीच सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं अपनी पत्नी के प्लॉट वापस करने के फैसले का सम्मान करता हूं। तो लगातार रार छिड़ी हुई है और ईडी ने सीएम के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो विशेष अदालत द्वारा इस पूरे मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दे चुकी है। एफआईआर इसके बाद दर्ज हुई है। हालांकि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी और इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत भी दे दी है। इसके बाद सीएम की तरफ से राज्यपाल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा और सिद्धारमैया की उसमें याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सिद्धारमैया ये बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें मूडा के मुद्दे पर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे डरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ पहला ऐसा राजनीतिक मामला दर्ज है। मैया जी की पत्नी ने अभी पत्र लिखा है। ये पत्र रेजिग्नेशन का होना चाहिए था सिद्धरमैया जी का। रेजिग्नेशन लेटर लिखने के बदले रिडेम्पशन पत्र लिखा जा रहा है, रिडेम्पशन लेटर लिखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए रिडेम्पशन लेटर नहीं चलेगा क्योंकि आपने करप्शन किया है, ये बात स्थापित हो चुकी है। कुछ गलत नहीं किया तो क्यों रिटर्न किया जा रहा है? और वो भी अब जब हाईकोर्ट का आदेश आया, स्पेशल कोर्ट का आदेश आया, एफआईआर दर्ज हो गई, अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2 बन गए, ईडी का केस शुरू हो गया। इस्तीफा देने की बारी है, रेजिग्नेशन लेटर देना है। ये लेटर से कुछ नहीं होगा, ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट हो चुका है। पर सवाल ये बनता है कि मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, राइस स्कैम, खड़गे लैंड स्कैम, इतने स्कैम हो चुके कर्नाटक में। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है और जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जमीन घोटाला करना ये कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। भ्रष्टाचार करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है और कार्रवाई हो तो ये अत्याचार चल जाते हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर कर्नाटक से डॉक्टर शिवानंद उलियाकर जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम सिद्धारमैया की मुश्किलें देखें तो वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पत्र हालांकि लिख दिया गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? सभी 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश कर दी। नहीं, नमस्कार। रिजाइन देने का कोई साजिश नहीं है क्योंकि अभी गणपति जी का आप देखिए, गणपति आरती को चंद्रचूड़ के घर पे माननीय
देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर आए हैं, हम जस्टिस का क्या राय रखना है, किसके साथ? संविधान का हत्या हो रहे हैं और इन्होंने अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। इनको पता है हरियाणा जम्मू कश्मीर हम जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में 100% महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हम जीत रहे हैं, कांग्रेस सरकार बन रही है, ये तय है। तो उन्होंने डिस्टर्ब करना, गरीब, दलित, वंचित, फार्मर, इनको तकलीफ देना, ये बीजेपी का, आरएसएस का ये प्लानिंग है। और मैं इसका करोड़ निंदा करता हूँ। सिद्धारामैया का कोई रिजाइन देने का सवाल ही नहीं आता। तब जस्टिस में न्याय व्यवस्था में अभी महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे का इनकाउंटर हुआ, आरएसएस बीजेपी का स्कूल था, उसका आपटे को बचाने के लिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी रिजाइन देना चाहिए। आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू उधर गिरा, उधर भी आपटे हैं, वो भी आरएसएस से कनेक्टेड है। उससे आप लोग उसको बचाने के लिए उल्टा वोट छोड़ा, उल्टा एकनाथ शिंदे जी रिजाइन देना चाहिए। अजित पवार को मध्य प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और दूसरा दिन डिप्टी सीएम बना दिया। ये कौन सा तरीका है? ये संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये सब हत्या हो रहे हैं और कानून सुव्यवस्था कुछ भी नहीं है। आदरणीय चंद्रचूड़ सर जो न्याय जस्टिस है, वो खुद नरेंद्र मोदी के घर पे आके गणपति जी का आरती कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी का केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमने क्या अपेक्षा रखना है मैडम, बोलिए। जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर शिवानंद जी कि हाल ही में सिद्धारमैया ये कहते हुए नजर आए कि मुडा के मुद्दे पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, विपक्ष उनसे डरा हुआ है। मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता रहूंगा और इस्तीफा नहीं दूंगा। इस तरह की बातें आखिरकार उन्हें क्यों कहनी पड़ रही है? विपक्ष क्यों डरा हुआ है, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं? सुनिए, हम कोई डरा हुआ कुछ नहीं है। सिद्धारामैया एक दलित गरीब घर के फार्मर का लड़का है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाए गए। ये लोग डरे हुए हैं, बीजेपी और मोदी साहब, आरएसएस, इनको कुछ भी सुझाव नहीं हो रहे। महाराष्ट्र का इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे? पूरा इंडिया में देखो, अब महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन उन्होंने नहीं ले रहे, क्यों नहीं लिया? हरियाणा के साथ, हरियाणा में डेली रिजाइन दे रहे, अत्याचार हो रहे। आप देखो कर्नाटका में उनका बीजेपी का आदमी कितना बड़ा स्कैम हुआ है, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहे, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। सीबीआई, ईडी, इनका टैक्स का ये सब टेस्ट बेबी हो गया बीजेपी का। ये मेरा मानना है। आदरणीय जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर जी है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, दो दिन पहले जब महाराष्ट्र में आके गए, वो बोलती प्याज महंगा हुआ है। वो उसका आंसर ये है कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। महंगाई कितना बढ़ गया मैडम। ये लोग दिशाभूल करने का, लोगों को डराने का, धमकाने का, एक अलग तरीके से लेके जाने के लिए इनका प्रयास चल रही है। सिद्धारामैया का रिजाइन देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कानून का लड़ाई लड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो कानून की लड़ाई लड़ेंगे और आखिर दम तक भी लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल यही कि आखिरकार डॉक्टर शिवानंद जी क्या कुछ करने वाले सिद्धारमैया जी? जिस तरह से आरोप बार बार उन पर लग रहे हैं, प्राइम लोकेशन पर यह भी कहा गया कि उनकी पत्नी पर यह आरोप लगा कि जो जमीन दी गई है वो प्राइम लोकेशन पर है, उसका जो सर्किल रेट है वो सबसे ज्यादा। पूरा इंडिया में अडानी अंबानी का ही चैनल चल रही है, मीडिया सब उनका ही है, सब बिके हुए, सब वो जो हमारा कुछ बात ही नहीं सुन रही है, ना राहुल जी का, ना हमारा, ना सिद्धारामैया जी, डीके शिव कुमार जी, कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, अपोजिशन का, कहीं भी देखिए ना। अगर फेक इनकाउंटर उधर हो रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने यादव जी को इनकाउंटर किया फेक, इधर अक्षय शिंदे जी को किया, आरएसएस बीजेपी क्या कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं, ये अपना दुकान चलने के लिए अपोजिशन को डराना, धमकाना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हैं। इनका बीजेपी का ही वो कार्यकर्ता बने हुए हैं। महाराष्ट्र में ई बोले तो एकनाथ, बी बोले तो देवेंद्र, ईडी सरकार चला हुआ है। सेम वैसा ही वो लोग उधर सिद्धारामैया को टॉर्चर कर रहे, तकलीफ दे रहे, झूठे केस में खुद ही। अगर चंद्रचूड़ के घर पे आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर गणपति को आरती को जाते हैं, तो हम कहाँ जाए? जस्टिस कहाँ मांगे बताइए?
हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप बताइए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है? जी। ये लोग बदलना चाहते हैं। ये लोग दलित गरीब ये लोगों को टारगेट कर रहे हैं मैडम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवानंद जी बातचीत करने के लिए। तो ईडी ने सीएम के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसके बाद अब जो रार है वो छिड़ चुकी है। मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और चलिए, सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी के बाद अब हम जिक्र करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि गरबा में गौमूत्र का ज्ञान अब बढ़ रहा है। नवरात्रि को धूमधाम से मनाने के लिए देश भर में एक तरफ से तैयारियां चल रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच गरबा को लेकर हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई छिड़ गई। गरबा पंडाल में कोई गैर हिंदू प्रवेश न करे, इसे लेकर इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गौमूत्र फॉर्मूला दिया है। इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाया जाए। उनका तर्क है कि हिंदुओं को गौमूत्र पीने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को पीने में आपत्ति हो सकती है। संस्कृति में यज्ञशाला में प्रवेश हो या गरबे मंडल में प्रवेश हो, उसके पूर्व आचमन होता है, पंचकाव्य से भी होता है, गोमूत्र से भी होता है। तो हमने आग्रह किया है कि गरबे पंडालों में प्रवेश के पूर्व गरबा आयोजकों से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आए उनको गोमूत्र से आचमन करवाएं। भारतीय जनता पार्टी को गाय की सेवा नहीं करना, गौ पे सियासत करना है। एक बार फिर एक पवित्र नवदुर्गा के त्योहार पर इन्होंने फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का नया पैतरा फेंका है और कहा है कि पंडालों में जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन किया जाए। करना चाहिए निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता, अधिकांशतः जो पंडाल लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही लगे। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जाते हैं, जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन करें, उसका बाकायदा वीडियो बना के जनता में प्रसारित करें। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा उत्सव के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिला दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गौमूत्र पीने में हिंदुओं को तो कोई आपत्ति नहीं होगी। देश भर में अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो नवरात्र की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। महेश, अब देखिए, ये बड़ा अजीब सा तर्क है कि अब हिंदुओं को भी यही साबित करना होगा अपने हिंदू धर्म के लिए कि अब गौमूत्र आप पीजिए और उसके बाद अंदर प्रवेश कीजिए। हालांकि कुछ ऐसी स्थितियां क्या बन गई थी जिस वजह से इस तरह का फॉर्मूला तैयार करने की सलाह दे दी गई? देखिए, इंदौर शहर में बीते 10 सालों में लव जिहाद के जो कथित तौर पे कहा जाता है, इस तरह के काफी मामले सामने आए हैं। और ये मामले अधिकांश तौर पर जब नवरात्र होती है, गरबा पंडाल होते हैं, और इंदौर शहर में चूंकि कई कमर्शियल गरबे होते हैं गुजरात की तरफ से, जिसमें लोग हजारों रुपए, 51,000, 70,000, लगभग 1 लाख रुपए तक पैसा देके वहां गरबा करने जाते हैं, जिसमें बड़े परिवार के लोग भी पहुंचते हैं। तो बीते कई सालों से इंदौर में ये देखने को आया था कि नकली आईडी, नकली नाम, नकली आधार कार्ड पे जो गैर हिंदू लोग हैं वो भी इन गरबों में जाते थे। और समय समय पर इंदौर में बीजेपी के ये जिलाध्यक्ष ने बयान जरूर दिया है। इसके पहले बीजेपी के मंत्रियों ने भी, उषा ठाकुर जैसी फायर ब्रांड मंत्री ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। और जैसे गरबा नजदीक आता है तो इंदौर में इस तरीके के फरमान भी जारी होते हैं कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं को प्रवेश न दिया जाए। गरबा खेलने के लिए, गरबा देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गरबा देखने की बात होती है। उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में ये बयान इसको देखना चाहिए। इसमें हिंदुओं को गोमूत्र पिलाने की बात जो की जा रही है, उसके पीछे तर्क ये नहीं है कि हिंदुओं को ये बताना होगा कि वो हिंदू हैं, बल्कि उससे पीछे जो एक दबा हुआ एजेंडा, जो हिडन एजेंडा, वो ये है कि जो गैर हिंदू हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो गाय को पवित्र नहीं मानते हैं, इनका ऐसा मानना है कि वो लोग जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी, गोमूत्र पीना होगा, तो वो पंडाल में नहीं जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का यही मंशा रही है, जो चिंटू वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनका ये जो बयान है। हालांकि उन्होंने इसके बाद में अपनी सफाई में ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें पंचगव्य जो होता है उसको लेने की परंपरा है, जिससे अपने आप को पवित्र माना जाता है। उसमें गौमूत्र भी होता है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि पंडितों का नहीं कहना है कि उसमें पंचगव्य में गौमूत्र भी होता है, पर उनका ऐसा कहना है। तो वो इसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। और एक तरफा बात वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके के पंडाल में गरबा खेलने के लिए है, उन्हें ये दिया जाना चाहिए। पर इसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है, वो हिडन एजेंडा ये है। महेश, आपको हम रोकना चाहेंगे और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी खुद जुड़ गए हैं। चिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बयान सामने आया नवरात्रि को लेकर, गरबा को लेकर कि गौमूत्र जो है वो पिला दिया जाए अगर वो विशेष धर्म का होगा, क्या कहेंगे आप इससे लेकर?
तो चिंटू जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ महेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हो। महेश, अब ये बताइए, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल महेश, अब ये जरूर बताइए, क्योंकि हिंदू धर्म में भी अब हम देखें तो एक विशेष वर्ग ये भी होता है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, वो गौमूत्र ना पी रहे हों, उस समय की स्थितियां किस तरह की बनेंगी? देखिए, ये एक बयान है, इसको सिर्फ एक राजनीतिक बयान के तौर पर या फिर एक अपना एक जो हिंदूवादी चेहरा है उसके रूप में देखना चाहिए। इंदौर में इसके पहले भी कई तरीके के फरमान जारी हुए, पर गरबा पंडाल वाले इसे माने ये जरूरी नहीं है। ये इनका एक अपना पक्ष है, इन्होंने अपनी एक राय रखी है। पर इंदौर में जो गरबे होते हैं, इंदौर में बड़ी बड़ी होटल्स हो या बड़े जो ग्राउंड हैं उनको पहले से बुक कर लिया जाता है। वहां पे बड़े पैमाने में बड़े स्तर पर गरबा होता है। पर उन गरबों में क्या चिंटू वर्मा की कैसी बातों को माना जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरीके के उनका ये बयान जरूर इसको राजनीति के तौर पर या फिर अपना एक हिंदूवादी चेहरा दिखाने के तौर पर देखना चाहिए। पर क्या उनकी बात को इंदौर के जो गरबा पंडाल हैं जहां गरबे होते हैं वो लोग मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि इंदौर शहर में शायद ही कोई ऐसा गरबा पंडाल होगा जो इस तरीके की बात को कोई भी ऐसा बयान मानेगा या नहीं, फिलहाल तो देखना ही होगा। लेकिन नवरात्रि को लवरात्रि ना बन जाए, इस तरह की स्थितियां ना बने, इसके लिए खासतौर से विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो गरबा में गौमूत्र का ज्ञान दे दिया गया। चलिए अब तीसरी खबर का रुख करेंगे, यानी कि 5 लाख में बाबू का सौदा। दंतेवाड़ा न्यायालय ने स्थानीय स्तर पर पिछले महीने 5 पदों के लिए परीक्षा ली, आयोजन किया गया, लेकिन इन पदों के लिए कोर्ट के बाबू और चौकीदार ने अभ्यर्थियों से संपर्क किया, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। किस तरह का फर्जीवाड़ा, अब हम आपको बताते हैं। बाबू और चौकीदार ने 5 अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए का सौदा कर उत्तर पुस्तिका को बदल दिया। रिजल्ट घोषित होने पर फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बाबू, चौकीदार सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जेल भेजा गया। थाना प्रभारी विजय पटेल ने कहा कि उत्तर पुस्तिका में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर से फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया गया। फर्जी हस्ताक्षर देखकर चयन समिति के होश उड़ गए। इसके बाद समिति ने पूरी छानबीन शुरू की, तब वास्तविकता सामने आ गई कि न्यायालय के बाबू और चौकीदार ने मिलीभगत कर पूरे खेल को अंजाम दिया। कोर्ट में 25 अगस्त को सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो पद के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा की मेरिट सूची 14 सितंबर को जारी कर दी गई। इससे पूर्व न्यायालय के बाबू और चौकीदार ने बड़ी चालाकी से मुख्य उत्तर पुस्तिका को बदलकर नई उत्तर पुस्तिका स्ट्रांग रूम में रख दी। मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनसे 1,28,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने 5 पदों के लिए प्रत्येक से 5-5 लाख रुपयों में सौदा तय होने की बात कही। तो ये पूरा मामला चौकीदार से मिलकर उत्तर पुस्तिकाओं को बदलने का जुड़ा हुआ है। सत्र न्यायालय में परीक्षा के परिणाम से पहले ही सौदा हो चुका था। अभ्यर्थियों ने इतने लाख रुपए वसूले, यानी 5-5 लाख रुपयों में सौदा किया गया। तो गड़बड़ी का ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां सत्र न्यायालय के एक बाबू और चपरासी को उत्तर पुस्तिका में हेरफेर के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है, जेल बकायदा भेज दिया गया। पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी, सबसे पहले तो वो पूरा मामला बताइए, किस तरह से था, किस तरह से जो पेटी थी जिसमें ये उत्तर पुस्तिकाएं रखी हुई थी उन्हें किस तरह से खोला गया और क्या फर्जीवाड़ा हुआ? देखिए, दरअसल दंतेवाड़ा में जो सत्र न्यायालय में 2 परीक्षाएं होने वाली थी, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए और सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा होने वाली थी। स्टेनोग्राफर में 12 बच्चे बैठे थे और सहायक ग्रेड 3 के लिए 40 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। इसी में जो परीक्षा होने के बाद जो सत्र न्यायालय के चौकीदार और बाबू ने 3 परीक्षार्थियों को पास करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग करते हुए उनसे 5-5 लाख रुपए में सौदा कर लिया। जिसके बाद चौकीदार और बाबू ने सत्र न्यायालय में जो स्ट्रांग रूम में जो आंसर शीट रखी हुई थी वहां पर वो अंदर दाखिल हुए और 3 उत्तर पुस्तिका निकालने के बाद उन तीनों परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका 100% आंसर के साथ वापस वहां पर रख दी, जिसमें पर्यवेक्षकों के आपको रोकना चाहेंगे पंकज, हमारे साथ टीआई विजय जी भी जुड़ गए हैं दंतेवाड़ा से। विजय जी, स्वागत है आपका INS-24/7 पर। और ये बड़ा अनोखा मामला, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं नीट परीक्षा का तो विरोध हो ही रहा है, इसके साथ साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये वाकया हुआ हैरान करने वाला था। क्या कुछ हुआ, बताएंगे? कोर्ट का मामला है जी। हाँ, यहाँ पे जिला न्यायालय है दंतेवाड़ा में। 14/9 को एक पेपर हुआ था जिसमें
वर्ग 3 बाबू का पोस्ट था और एक स्टेनोग्राफर का था। जी 14 तारीख को पेपर हुआ। 14 तारीख पेपर होने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी, एक बाबू है और एक चौकीदार है, जी ये दोनों रात में मिलकर सीसीटीवी को बंद कर दिए लाइट गोल करके, और जहाँ पे पेटी रखा हुआ था जो उत्तर पुस्तिका है, उस उत्तर पुस्तिका को निकाले वहां से, पेटी को लॉक को तोड़े साइड से, निकाल कर वहां से जो 4-5 लोगों का जो उनके कैंडिडेट थे वो जो पेपर को लोग निकाल लिए और कंप्यूटर से दूसरा कॉपी बना लिए, सेम कॉपी बना के उनको मेरिट लिस्ट में ले आए। मेरिट लिस्ट में लाने के बाद फिर से कॉपी को वहां पे डाल दिए। जब 17 तारीख को कॉपी जांचने के लिए निकाले मजिस्ट्रेट सर लोग, तो उनको पता चला कि इसमें तो कुछ फर्जी हुआ है और साइन भी मिल नहीं रहा था, मजिस्ट्रेटों का साइन जो पर्यवेक्षक था उनका। उसके बाद डाउट हुआ। डाउट होने के बाद जब सीसीटीवी कैमरा हम लोग चेक किए तो वहां पे एक सस्पेक्टेड व्यक्ति दिखा, तो उसका पहचान करके उनसे हमने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर बताया कि हम लोग ने ऐसा ऐसा किया है। तो उस मामले में दोनों जो कर्मचारी उनको गिरफ्तार किए, और जिनके लोग ने कॉपी बदल दिए थे तो उनको भी हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं अभी। बाकी विवेचना चालू है। जी, विवेचना तो चालू है। और कौन कौन सी ऐसी धाराएं लगाई गई और क्या कुछ अब कार्रवाई की तैयारी है विजय जी? मैम इसमें जो आईपीसी की धारा है जो 420 का ही है और कूट रचना का है। हाँ जी। और फर्जी दस्तावेज तैयार करके इन लोगों ने ये जो कार्रवाई किया था किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, और उन लोगों से 5-5 लाख रुपए में ऐसे सौदा किए थे उन लोग पास करवाने के लिए। और उसमें एक जो लड़की है प्रीति नेताम करके, उस प्रीति नेताम से पैसा भी ले लिए थे, 1.5 लाख रुपए लगभग ले लिए थे। उसमें 1,28,000 रुपया मैंने रिकवर कर लिया है। जी विजय जी, अब ये जरूर बताइए कि जिनका जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, 5-5 लाख रुपए जिनसे लिए गए जिन स्टूडेंट से, क्या अब उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या इन लोग पहले भी इस तरह से कोई कर चुके हैं फर्जीवाड़ा? ये जानकारी मिली? मैम अभी विवेचना तो चल रहा है, पहले हम लोग देख रहे हैं, और जिन लोगों ने 5-5 लाख रुपया का बात किया था उसमें 3 को मैंने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिए हम लोग अभी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी बातचीत करने के लिए। तो 5 लाख रुपए में बाबू को सौदा हुआ। बाबू चौकीदार समेत 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और अब आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि अब विवेचना चल रही। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।